हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग ने इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में भी हम लोग पहले इंटरनल एनर्जी देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है। सो इंटरनल एनर्जी को हम लोग डेल्टा ई या फिर डेल्टा यू बोलते हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू या फिर डेल्टा ई से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू मतलब हीट एक्सचेंज होता है और डब्ल्यू मतलब वर्क। जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव में, अगर क्यू में पॉजिटिव लगा हुआ है तो फिर क्या होता है, हीट वो गेन कर रही है। अगर नेगेटिव लगा हुआ तो सिस्टम हीट लॉस कर रही है। ठीक है। उसी तरह वर्क में अगर पॉजिटिव लगा हुआ है तो सिस्टम पे कोई काम कर रहा है, या फिर जब नेगेटिव लगा हुआ है वर्क में तो इसका मतलब सिस्टम खुद से कोई वर्क कर रही है। तो ये तो हम लोग को पता ही था कि डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, या फिर डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। तो अगर v इक्वल टू जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, तो पी डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ई इक्वल टू हम लोग क्यू लिख सकते हैं। हम लोग देखते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू मेयरली द हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जैसे कि इंटरनल एनर्जी जब चेंज होती है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हीट एक्सचेंज हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम से। हाँ, इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की जब चेंज होती है उस टाइम पे हीट कैसे एक्सचेंज होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम के रूप में एक्सचेंज होता है। तो अगर डेल्टा वॉल्यूम को ही जीरो कर दिया जाए तो पी डेल्टा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से डेल्टा यू जो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, हीट कांस्टेंट। हाँ। सो डेल्टा यू ये कैसे आया, यू इक्वल टू प्लस माइनस क्यू कैसे आया, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है और क्यू प्लस पी डेल्टा वी भी होता है। तो अगर पी वॉल्यूम ही जीरो हो जाए तो पी डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो। तो यू डेल्टा यू इक्वल टू क्यू। सो बायोलॉजिकल सिस्टम जो है उसमें जो हीट का एक्सचेंज है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऑपरेट नहीं होता है। ठीक है। ये किस पे ऑपरेट होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है। तो यहाँ पर एक और टर्म आ जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी। सो इंथैल्पी को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ठीक है। और इसमें हीट का जो एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, इंटरनल एनर्जी में हीट का एक्सचेंज कैसे हो रहा था, कांस्टेंट वॉल्यूम से। ठीक है। तो जो इंथैल्पी होता है ये इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है ऑफ द सिस्टम प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है। तो इंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। हाँ, इंथैल्पी हमेशा इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा होगा। ठीक है। और एक स्टेटमेंट है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली स्टेट फंक्शन मस्ट अल्सो बी ए स्टेट फंक्शन। ठीक है। मतलब किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन स्टेट फंक्शन का होगा तो वो क्या होगा, स्टेट फंक्शन ही होगा। ठीक है। जैसे कि प्रेशर या फिर वॉल्यूम, ये सारे क्या है, स्टेट फंक्शन है। हाँ, तो जो पूरा कॉम्बिनेशन होगा वो भी स्टेट फंक्शन ही होगा। तो एंट्रोपी, हम लोग एंट्रोपी किसको बोलते हैं। ठीक है। एंट्रोपी को हम लोग ऐसे नोट करते हैं और इसका मीनिंग होता है मेजर ऑफ रेंडमनेस। हम लोग इससे रेंडमनेस को मेजर करते हैं या फिर डिसऑर्डरनेस को मेजर करते हैं। तो एंट्रोपी को हम लोग ऐसे नोट करते हैं, एस इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। हाँ, हीट बाई टेम्परेचर। तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, कैलोरी बाई केल्विन, और जूल बाई केल्विन। तो मेजर ऑफ रेंडमनेस क्या है, जब कोई मॉलिक्यूल टूटती है तो जो उसका रेंडमनेस होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, क्लास पूरा पैक्ड है। ठीक है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, सारे बेंच फुल हैं, तो वो एक पैक्ड अवस्था है, वहाँ पर रेंडमनेस क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है। बट जब वही क्लास को आधा खाली कर दिया जाए तो एक बेंच के बच्चे दूसरे बेंच पे जा सकते हैं, तो रेंडमनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। मतलब जब बच्चे थे बहुत ज़्यादा तो उनमें जो बॉन्डिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। इसलिए वो रेंडम शो नहीं कर रहे थे। ठीक है। जैसे ही संख्या घट गई बच्चों की तो जो बॉन्डिंग है वो टूट गई।
तो रेंडमनेस इससे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो the thermal energy per unit temperature that is unavailable for doing useful work। ठीक है, तो हम लोग लो एंट्रोपिकल स्टेट या फिर हाई एंट्रोपिकल स्टेट किसको बोलते हैं? जैसे कि आइस है, आइस लो एंट्रोपिकल स्टेट है, जबकि वाटर क्या है, हाई एंट्रोपिकल स्टेट है। जैसे कि आइस पूरी कॉम्पैक्ट रहती है, ठीक है, जब वो वाटर में बदलती है तो हाई एंट्रोपी स्टेट में चली जाती है। हाँ, रेंडमनेस बढ़ जाता है। स्टार्च जब टूटती है तो ग्लूकोज में चेंज होती है, तो ग्लूकोज हाई एंट्रोपिकल स्टेट है, जबकि स्टार्च लो एंट्रोपिकल स्टेट है। ग्लूकोज जब टूटती है CO2 + H2O में तो वो हाई एंट्रोपिकल स्टेट में चली जाती है। फोल्डेड प्रोटीन जब अनफोल्ड होती है तो अनफोल्डेड प्रोटीन क्या हो जाती है, हाई एंट्रोपिकल स्टेट में होती है। ठीक है, पॉलीमर जब मोनोमर में चेंज होता है तो भी वो हाई एंट्रोपिकल स्टेट में आ जाता है, जबकि पॉलीमर लो एंट्रोपिकल स्टेट में होता है। लिक्विड जब वेपर बनती है तो हाई एंट्रोपिकल स्टेट में चली जाती है। ठीक है, तो जैसे मॉलिक्यूल जो बॉन्डेड होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, कॉम्पैक्ट होते हैं, पैक्ट होते हैं, तो वो लो एंट्रोपिकल स्टेट में कहलाते हैं, जबकि अनबॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जैसे ही वो सेपरेट होते हैं तो हाई एंट्रोपिकल स्टेट में चले जाते हैं। जो एंट्रोपी होती है किसी भी बायोकेमिकल सिस्टम में, वो किस पे डिपेंड करती है? मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि वाइब्रेट कर सकते हैं, ट्विस्ट बॉन्ड्स के अराउंड ट्विस्ट कर सकते हैं या फिर रोटेट कर सकते हैं। और ऐसा किस में होता है? जो मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, और डबल बॉन्डेड में भी ये देखा जाता है, बट जो सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल से एटम होते हैं उसमें ये ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ट्विस्ट कर सकते हैं, ठीक है, रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद और एक चीज़ पे डिपेंड करती है हमारी एंट्रोपी। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में भी रेंडमली स्कैटर्ड और ऑर्डर्ड। जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल होता है वो रेंडमली स्कैटर्ड हो सकता है या फिर ऑर्डर हो सकता है, ऐसे ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो हाई एंट्रोपिकल स्टेट में होता है क्योंकि वो रेंडमली स्कैटर्ड होता है। ग्लाइकोजन लो एंट्रोपिकल स्टेट में होता है क्योंकि वो ऑर्डर्ड होता है। और एक बात आता है इसमें चेंज इन कंसेंट्रेशन, ये भी इस पर भी डिपेंड करता है किसी बायोकेमिकल सिस्टम का एंट्रोपी। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है, ये चेंज होगा हाई कंसंट्रेशन में 6 CO2 + 6 H2O में, तो जो इसका एंट्रोपी है वो बढ़ जाएगी, और जबकि जो ग्लूकोज की एंट्रोपी थी वो कम थी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पर एंट्रोपी डिपेंड करती है। अब आ जाते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलती है? टोटल एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम प्लस इट्स सराउंडिंग ऑलवेज इंक्रीज और इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब जो टोटल इंट्रोपी होती है किसी भी सिस्टम की या उसके सराउंडिंग की, वो हमेशा बढ़ती है या तो उसकी उल्टी होती है। ठीक है, मतलब बढ़ती है से सिस्टम की इंट्रोपी अगर बढ़ती है तो यूनिवर्स की जो इंट्रोपी है, मतलब उसके सराउंडिंग की जो इंट्रोपी है वो घटेगी, या फिर जब सिस्टम की इंट्रोपी घटती है तो उसके सराउंडिंग की इंट्रोपी बढ़ जाती है। तो सिस्टम टेंड टू प्रोसीड फ्रॉम ऑर्डर्ड स्टेट लो इंट्रोपी टू हाई इंट्रोपी स्टेट। ठीक है, जो सिस्टम होता है हमेशा ऑर्डर्ड स्टेट से, मतलब लो इंट्रोपी से हाई इंट्रोपी की ओर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उसको ΔS = पॉजिटिव बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। हाँ, बायोलॉजिकल सिस्टम आर नॉट एग्जम्पशन टू सेकेंड लॉ। ठीक है, मतलब कई जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वहाँ सेकेंड लॉ जो है फॉलो नहीं हो पा रहा है। जैसे कि ये अनऑर्डर्ड स्टेट है, अनफोल्डेड प्रोटीन, वो ऑर्डर्ड स्टेट में जा रहा है फोल्डेड प्रोटीन में, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलती है कि इंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। हाँ, दूसरा देखो, अगर सिंगल DNA होगा तो वो लो इंट्रोपिकल स्टेट में चली जाएगी, वो डबल स्ट्रैंडेड DNA बनेगी, ग्लूकोज से स्टार्च या ग्लाइकोजन बन जाएगा, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ जो सेकेंड लॉ को आप लोग को एक्सेप्शन के रूप में दिखाई देंगे, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। अगर यहाँ पर सिस्टम की जो इंट्रोपी है वो घट रही है तो उसके सराउंडिंग की इंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, सो
ऐसा नहीं है। बायोलॉजिकल सिस्टम आर नॉट एक्सेप्शन टू सेकेंड लॉ, ठीक है। क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक्स की सेकेंड लॉ है वो सिस्टम के लिए है ही नहीं, वो यूनिवर्स के लिए है। तो यूनिवर्स की इंट्रोपी जो है वो किसी न किसी तरह बढ़ ही रही है। जैसे कि हम लोग देखते हैं इंट्रोपी ऑफ सिस्टम अगर डिक्रीज होता है तो इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और ओवरऑल जो इंट्रोपी है वो इंक्रीज होती है। तो कहीं ना कहीं सेकेंड लॉ को बायोलॉजिकल सिस्टम भी फॉलो करती है। सो हम लोग फर्स्ट लॉ के अनुसार जो डेल्टा एच है वो इंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, ठीक है, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन फेवरेबल होगा, ठीक है। अगर कोई सिस्टम हीट रिलीज कर रही है तो कैसी रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, क्योंकि वो हीट रिलीज कर रही है और ये फेवरेबल होगा, ठीक है। उसी जगह पे सेकेंड लॉ के अनुसार इंट्रोपी अगर पॉजिटिव होती है तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस, वो हीट रिलीजिंग प्रोसेस है, ठीक है। और अगर डेल्टा एस नेगेटिव होती है तो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसे प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। तो जो रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस और सिर्फ जो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और डज नॉट डिपेंड्स ओनली ऑन द एंथैल्पी alone or entropy alone, it depends on combination of both which provide free energy, ठीक है। तो जो रिएक्शन होती है किसी भी सिस्टम में, ठीक है, तो वो स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं है वो डिपेंड करती है दोनों पे, ठीक है, एंथैल्पी और इंट्रोपी दोनों पे, ठीक है। सिर्फ एंथैल्पी या फिर इंट्रोपी पे वो डिपेंड नहीं करती है। हाँ, तो यहाँ पर एक और टर्म आता है फ्री एनर्जी। तो अगले क्लास में हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।